के साथ बदलते भारत की शान। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या, छटाक पर खुशी। ए भाई, लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति पनवर और स्वागत करती हूँ आप सभी का जानकारी भरे मनोरंजक कार्यक्रम में जिसका नाम है छटाक भर खुशी। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी महान हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने देश विदेश में अपनी कला के माध्यम से देश का मान बढ़ाया है। श्रुति जी, आप मशहूर हस्ती से जरूर मिलवाइएगा, लेकिन यहाँ पर एक फेमस हस्ती भी आने वाली है जो आपको परेशानी देने वाली है। जी हाँ, ये सुबह से इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। कौन है? हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। फेमस लाल जी, चश्मा निकाले। ओफो, अरे हम आपको पहचान ही नहीं पाए। क्या बात है, क्या बात है। जी। लेकिन आप ऐसे क्यों हैं? मतलब वो साधना जी किधर हैं? वो हमारा इंटरव्यू लेने वाली थी। आपको कितनी बार कह चुके हैं कि कुछ उपलब्धि होनी चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए, कुछ चीज हासिल करनी चाहिए जिंदगी में, तभी तो इंटरव्यू लेंगी साधना जी आपका। क्या है आप में, बताइए मुझे। हाँ मैडम जी, हाँ, हमारे पास एक फेमस नीम का पेड़ है जी। हम उसके दातून को पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, ये है जी। तो आपको लगता है कि इस कारण साधना जी आपका इंटरव्यू ले लेंगी? हाँ? जी नहीं। और वैसे भी साधना जी अभी महान हस्ती बहुआ देवी जी का इंटरव्यू लेने गई हैं। बहुआ देवी जी? अरे इतना महान हस्ती। अरे बताइए ना, हमको भी बताइए ना उनके बारे में। बताती हूँ आपको भी और हमारे किसान बहन भाइयों को भी। बहुआ देवी जी का जन्म भारत में मधुबनी के सिमरी राजनगर गांव में 25 दिसंबर 1942 को हुआ था। मिथिला पेंटिंग के प्रति बहुआ देवी जी का प्रेम और पागलपन इस कदर था कि 5वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर इसी में रम गई। 12 साल की उम्र में शादी के बाद ये जितवारपुर आई। परंपरा से चित्रित मिथिला पेंटिंग दादी और माँ से होकर उनके खून में आया था। उस समय तक शादी और पर्व त्योहारों के अवसर पर मिथिला पेंटिंग घर की दीवारों पर उकेरी जाती थी, मतलब निकाली जाती है। हाँ। जी हाँ। मैडम जी बताइए, मशहूर बहुआ देवी जी का इंटरव्यू लेने गई हैं साधना जी। हैं? मैडम जी, हमको भी इंटरव्यू दिखाइए ना। वो क्या है कि साधना जी हमारा भी इंटरव्यू लेंगी ही। हाँ? तो तैयारी तो करनी बनती है ना मैडम जी। फेमस लाल जी, हाँ? मैं आपको दिखाती हूँ। जी। आप सीखिए कि कैसे अपने क्षेत्र के महान लोग इंटरव्यू देते हैं। जी तो नेक काम में देरी किस बात के, दिखाइए। मैं कभी देरी नहीं करती, देरी आप करवाते हैं। ठीक। खैर छोड़िए, चलिए मैं आप दोनों को दिखाती हूँ बहुआ जी का इंटरव्यू। आज हमारे बीच एक ऐसी महिला है जो धरती के साथ जुड़ी हुई हैं, जो खेतों में पली बड़ी और बसी हैं और जिन्होंने अपनी गृहस्थी संभालते हुए अपनी कला के बदौलत दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है। आप हैं मधुबनी पेंटिंग की जानी मानी बहुआ देवी जी। बहुआ देवी जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपने कला कैसे सीखी? ये मेरा परंपरागत है। तो फिर दादी बनाती तो मम्मी बनाती,
तब वही देखी हम, तो हम भी बनाती। कब से बनाना शुरू किया? तब जब हम 13 साल की उम्र से। कहाँ बनाते थे? तो अपना घर में पेपर, वो छोटे छोटे पेपर होते ना, उस पर बनाते। कभी त्योहार होते, दुर्गा पूजा, तो दीवार पर बना लेते। दीवार पर बनाते दुर्गा। त्योहार के अवसर पर तो जनेऊ होते हैं तो उसमें भी बनाते, राधा कृष्णा। अब आजकल तो बहुत चीज बनते हैं। नहीं तो पारंपरिक तौर पर जब आप दीवार पर बनाती थी तो क्या क्या चीजें उसमें डालती थी? तो उसमें वही लैंप सुसु से कलर निकालती काला, इसके बाद गोंद के पानी मिला के, इसके बाद लाल बनाती सिंदूर कलर गोंद मिला के, थोड़ा सा गेरू मिला के, पत्ता से हरा कलर, गुलाब फूल से गुलाबी कलर, सब में अपना अंदाज लगा लेती जो उसमें क्या क्या मिक्स करना है। अच्छा। तो हाँ, इसके बाद जो है कभी पीला फूल से पीला बना लेती। सिंघार फूल होते हैं, सिंघार फूल से हम संतरा कलर बनाती। और सफेद किससे बनाते? सफेद के इतना जरूरी नहीं होते, लेकिन होता तो अपना होते पत्थर खड़ी, लेकिन इतना जरूर सफेद हम नहीं बनाते। अच्छा। सफेद तो रहते हैं दीवार, अच्छा, उस पर बनाती है। हाँ। बउआ देवी जी, आप कह रही थी कि आप सिलाई करके भी बनाती हैं? हाँ, सिलाई करके बनाती। कोई बैग बना लेती, हैंड बैग, तकिया खोल, पहले कुछ उस पर चित्र बना लेती। पेड़ पौधा, कोई कृष्णा, उसको हम कसीदा करती, कसीदा बोलते, सिलाई फड़ाई जी, तो वो हम बनाती। इसके बाद ये पेंटिंग तो हम बनेवे करते। अच्छा। हाँ। आपकी शादी तो काफी जल्दी हो गई? हाँ, काफी जल्दी हो गई शादी। 13 साल में तो हम ससुराल चल आई, उससे 2 साल पहले शादी हो गई। अच्छा जी। अच्छा, तो वहाँ पर ससुराल जाने के बाद भी आपकी ये पेंटिंग बनाना जारी रहा? हाँ। कि बंद हुआ कि क्या हुआ? वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, स्टार्ट वहाँ से स्टार्ट वो तो देखे तो अपना हम पिताजी घर में। हाँ। सब मन में तो आते यहाँ से कुछ कुछ अपना पेपर में वहाँ बनाते जी। हाँ, फिर आए जब यहाँ जारी रहे यहाँ से। जब आपने वहाँ ससुराल जाके बनाना शुरू किया, आपकी सास नहीं बोलती थी कि घर का काम करो, ये क्या कर रही हो? नहीं, हम कर लेते अपना घर का काम करके, अपना सोने के टाइम में अपना जैसे लंच के बाद होते हैं सब सो जाते हैं, हम काम करते। रात के बाद अपना काम करते, सोने के टाइम में थोड़ा देर 2 घंटा कर लेते अपना, जब नींद आते तब सो जाते। अच्छा, आप क्या क्या बनाती है? आपकी विषय वस्तु क्या है? मैं बनाती हम उस पर शंकर जी, शिव जी, काली, दुर्गा, राधा कृष्णा, राम सीता, पौराणिक कहानियां हैं। कहानियां जो है जैसे त्योहार होते हैं, जैसे दिवाली, होली, छठ और नाग पंचमी का सारा पूजा जितना होते हैं, वो दशावतार का जो तो कहानियां तो बहुत आते हैं जी। तो इसी तरह हम स्टार्ट कर दिए। तो कहानियां आप क्या पढ़ी हैं कि कहाँ से आपको कहानियां जो माँ दादी जो बोलती कहानियां, वो हमको याद है, कोई पढ़ी है नहीं, किताब में नहीं है। जो अब किताब में आ रही थी, अब राजा चंद्रहास का कहानी हम देखे जब गुजरात गए ना, वो हिंदी में है। जैसे हम कहानियाँ उसमें लिखे हैं, अभी 35 पीस कम से कम बड़े बड़े कन्वास में हम वो लिए हैं जी। जैसे ये था लंदन के एक रेमंड विदेशी था ना, उन्होंने बहुत रिसर्च भी किए। मेरे पेंटिंग 1 साल का ऑर्डर रहते हैं हमको। ओहो। तो डबल कहानियाँ, राजा चंद्रहास, चिड़िया और राजा रानी, जो कहानियाँ मम्मी लोग बोलते, वो कहानियाँ उस पर हम सारा चीज उस पर बना करके। तो कहानियाँ कैसे, किस रूप में आपको याद होती है? हमको जैसे गीतों में भी होती हैं कहानियाँ होते हैं, गीत में भी होते हैं। जैसे राजा चंद्रहास के हम बनाते हैं तो कहानियाँ कहते जाते हैं, और उसमें बीच में आ जाते हैं कोई ऐसे बोलने वाला, तो उसमें बोला जाते हैं ऐसे करके। तो क्या बीच से बोल दूँ, शुरू से बोलूँ, बहुत कठिन कहानियाँ सब है। अच्छा, नहीं आप बहुत बता रही थी कि आपके जो लोकगीत है उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी, कहानियाँ आते हैं, गीत आते हैं, कहानियाँ भी आते हैं उसमें। आप कुछ वहाँ से आपने कुछ लिया है क्या? उसमें से तो हम कहानियाँ में से तो वही नागलीला लिए हैं कि दशावतार, कृष्ण जन्म, श्रवण संवर, सीता के स्वयंवर, यही सब जो है ना गीतों में जो गीत में से वो ले लेती हूँ, उसी कहानियाँ बोलती हूँ, वही लिखती हूँ। आप सुनाइए प्लीज, कैसे आपको प्रेरणा मिलती है गीत से, कैसे आप सोचती हैं, फिर कैसे उसको रंगों में ढाल कर? किस चीज के गाना सुनाओ आपको जो पसंद हो?
अच्छा, जैसे हम लोग को परिछन बोलते हैं राजा रामचंद्र का होते हैं तो बहुत, इसमें तो हम कम छोटी से बोलेंगे। हाँ, छोटा सुनाइए। आगे माई दुल्हा सुंदर मुख पन मोनाए, आगे माई दुल्हा सुंदर मुख पन मोनाए, आहे रानी को से लाके लाजो नहीं। तो इस पे, इस गाने पे आप क्या चित्र बनाएंगी? तो इसके गाने पर जैसे हम अभी भी मेरा 10 फीट में है बना हुआ। अच्छा। जैसे वो दुल्हा कैसे आएंगे, कैसे उसमें हम उसका परीक्षण करेंगे, उसको कलश कैसे रखे हुए एक आदमी है, ये जितना हम बोल रही हूँ सब पेंटिंग है। आप जो चित्र बनाती हैं दीवार पे या कैनवस पे, तो किस चीज से बनाती हैं? दीवार पर बनाती हैं वो बांस के जो होते हैं तिल्ली बना लेती हैं, और उसमें रुई लपेट करके वो बार बार ऐसे गिर जाते हैं। उससे पहले स्केच काला रंग से कर लेती हूँ। अच्छा। और उसमें और ज़्यादा जब काला रंग हो जाती है तो फिर हम अलग अलग जो कलर है सब में, सब कलर में अलग से रुई लगा लगा करके वो तिल्ली रख देती हूँ, तो उसी से कलर करती हूँ। बउआ देवी जी, आप अपनी पेंटिंग्स को लेकर कहाँ कहाँ गए? आपने तो सारी दुनिया घूम ली होगी अब तक। जी, जापान गई 11 बार, और कितनी कितनी जगह गई वो याद नहीं है, जापान के नाम जानती हूँ। 2 बार फ्रांस पम्पिटू सेंटर, वहाँ 2 बार बार्सिलोना, स्पेन, जर्मनी 2 बार, तो वहाँ मॉरिशस, फिर लड़की लोग स्पेन भी गए हैं, लंदन गए हैं, लड़का 2 गए हैं लंदन। मेरा परिवार में जो है से यही काम करती है। अच्छा। इसलिए कहूँगी जो अपना तुरंत पैसों के लिए इतना घबराहट किसी को नहीं करना है, अपना काम हिम्मत से लेना है तो आगा स्टेज पर पहुँचते हैं सब। आप इतने देश गई, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ की कलाएं बहुत ही, मतलब परंपराएं बहुत हैं उनके पास, तो क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा उनका काम जो है, जो मेरा हेल्प मैन लड़की साथ में होती तो कभी कभी उसको हम कल जोड़ लेती हूँ। उनका काम को, वो काम जो करते हैं जापानी लोग विदेश में, काम का जवाब नहीं, मेरे इंडिया में ऐसे काम नहीं करेंगे क्यों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग को। ये जो भाव प्रेम है वो भी बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी टाइम भी वहाँ रहे तो ये सब वहाँ का बहुत अच्छा लगा। फ्रांस का जो है आदर सत्कार में कमी नहीं की, वो देश बहुत अच्छा। नहीं, पर ये बताइए कि आपको जो अच्छा लगा वहाँ का, क्या आपने कोशिश की कि आप उसको अपनी कला में ढालकर उसे भी प्रस्तुत करें? करते हैं ना, जो कुछ वहाँ से मेरा ये है मन में, जहाँ जाए तो कुछ तो एक सीख करके जरूर आएंगे हम, ये क्या चीज अच्छा है उसमें तो जरूर हम सीख करके आते हैं वहाँ से। फ्रांस के कहानियाँ बनाए जो हमको, वो कहानियाँ वो बोला, अपना कहानियाँ तो हम बनाते ही हैं, वो जो बोला सो कहानियाँ बनाए। हम सब ने बउआ देवी को सुना, उनका संदेश सुना और उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि नई पीढ़ी के हमारे जो लोग हैं वो इनसे प्रेरित हों और परंपरा को अपने साथ रखते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा, आगे भविष्य की ओर अग्रसर। वाह 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 वाह, अरे भगवान, अरे इतना तैयारी करनी पड़ती है मैडम जी, और इतना कुछ बताना पड़ता है। फेमस लाल जी, भगवान के साथ जी लगाइए, बापूजी नाराज हो जाएंगे। अरे भगवान जी, हाँ। अरे खाली अच्छा कपड़ा लत्ता पहन लेने से आदमी फेमस नहीं हो जाता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। वैसे ये बताइए फेमस लाल जी कि आप अपने अंदर का कौन सा हुनर जो है वो निखारने वाले हैं? मैडम जी क्या है ना कि अभी हमारा मूड एकदम ठीक नहीं है। अरे हाँ, हमको एक लेमन टी पिलाइए। हाँ हाँ, जरूर पिलाएंगे, लेकिन ऐसी लेमन टी पिलाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लेमन टी पी रहे हैं, यानी कि चाय पी रहे हैं। तो मैडम जी बस पिलवा दीजिए अब हमें। हाँ पिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाय बनानी पड़ेगी। हाँ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ब्रेक। बिल्कुल सही। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ओहो फेमस लाल जी, कैसी लगी आपको लेमन टी? अरे मैडम जी बहुत बढ़िया है एकदम। कौन सी लेमन टी है वैसे? ये नींबू के घास की चाय है। हैं? अरे आप हमको पागल समझी हैं क्या? या हमारा दिमाग घास चरने गया कि हम घास की चाय पियेंगे? हाँ? हमारे पिताजी सही कहते थे कि बेटा मशीन की बात पर भरोसा मत करना। लेकिन ये मशीन ना बिल्कुल सही कह रही है और हमेशा सही कहती है। ये जो लेमन ग्रास टी है ये वाकई में लेमन ग्रास यानी कि घास से बनी हुई है। और ये लेमन ग्रास जो है आयुर्वेदिक औषधि के लिए इस्तेमाल भी होती है। अब तो हो गई ना तसल्ली, इंसान की बात पर तो भरोसा हो गया होगा। अब क्या है कि हम पहली बार तो पी रहे हैं मैडम जी। हैं हमको थोड़ी नहीं पता है कि कोई लेमन ग्रास भी होता है। अच्छा ठीक है, चलिए हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे। इट्स ओके फेमस लाल जी। जी अच्छा ये बताइए कि ये ऐसे ही हो जाता है कि इसकी खेती करनी पड़ती है? श्रीमान जी, इसकी खेती होती है। अब लेमन ग्रास के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ। लेमन, चाइना, भारतीय नींबू, मालाबार और कोचीन घास काफी भारतीय घरों में उगाई जाती है। हाँ, और इसकी पत्तियां चाय में डालने के लिए उपयोग की जाती हैं। पत्तियों में एक मधुर तीक्ष्ण गंध होती है जो चाय में डालकर उबाल कर पीने से ताजगी के साथ सर्दी आदि से राहत भी देता है। इसकी खेती के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से उपयुक्त हैं, जहां ये प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इसकी विधिवत खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में हो रही है। अच्छा अब मैडम जी इसकी खेती करने के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है? नींबू घास उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में सुचारू रूप से वृद्धि करती है। समान रूप से वितरित 250 से 300 mm वर्षा इसके लिए सही होती है, परंतु वर्षा वाले क्षेत्रों में भी वृद्धि अच्छी होती है। ये प्रमुख रूप से वर्षा पर आधारित असिंचित दशा में उगाई जाती है। अच्छा मैडम जी इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी सही होती है? बताते हैं आपको भी और हमारे किसान बहन भाइयों को भी। ये घास सभी प्रकार की मृदा में होती है। दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ढलान वाले क्षेत्रों जहां मृदा क्षरण अधिक होता है वहां पर इसकी रोपाई करने से मृदा क्षरण रुक जाता है। ये 6.5 pH तक उगाई जा सकती है। ये पहाड़ों की ढलानों के बंजर क्षेत्र में उगाई जा सकती है जहां पर अन्य फसलें नहीं उगाई जा सकती। एक बार लगा लेने के बाद 5 वर्षों तक लेमन ग्रास की फसल ली जा सकती है। खेत को अच्छी तरह से जोता जाना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से या आड़ा तिरछा जुताई करनी चाहिए। आखिरी जुताई के समय 25 किलो हेक्टेयर की दर से BHC पाउडर मिलाने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए, परंतु जल लग्नता ये सहन नहीं कर सकती है, इसलिए अच्छे जल निकास वाली भूमि का चयन करना आवश्यक होता है। अच्छा मैडम जी जैसे बाकी दूसरी फसलों की किस्म होती है तो क्या इस फसल की भी कोई अलग किस्म होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने फेमस लाल जी, और मुझे यकीन है कि यही सवाल हमारे किसान बहन भाई भी पूछना चाहते हैं हमसे। तो बताती हूँ आपको। इसकी अनेक किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें प्रमुख है प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्णा, RLL 16, GRL 1। मध्य प्रदेश में जो प्रजाति सबसे सफल सिद्ध हुई है वो है CKP 25। इसकी बढ़वार 6 फुट तक होती है और तेल भी
1% तक निकलता है। ओडिसोला ओडाक्कली एर्नाकुलम केरल से विकसित की गई है। अब सुना आपने फेमस लाल जी, कितनी किस्में हैं इसकी? अच्छा, इसकी रोपाई कैसे की जाती है? नर्सरी में पौध तैयार कर रोपाई की जाती है। पुराने पौधों से ली गई स्लिप्स को छोटी कुदाल का उपयोग कर 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे खड्डे कर इसकी रोपाई की जाती है। ज्यादा गहरा रोपने से जड़ें गलकर सड़ सकती हैं। और हाँ, रोपाई से पहले स्लिप के साथ लगी पुरानी पत्तियां और जड़ें काट दी जानी चाहिए। गड्ढे में स्लिप्स सीधी खड़ी रहे, मुड़नी नहीं चाहिए। रोपाई के बाद निचला हिस्सा मिट्टी से पूरी तरह दबा दिया जाना चाहिए तथा खेत में पानी छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं आनी चाहिए। पौधे से पौधे की आदर्श दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इसको औषधि में कैसे उपयोग किया जाता है? आप ही नहीं बल्कि हमारे किसान बहन भाई भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनिए, इसका इस्तेमाल नर्वस सिस्टम, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके सेवन से टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, कैंसर, पेट संबंधी बीमारियां, नींद न आने की बीमारियां, इंसोमिया और सांस संबंधी बीमारियों से दूर रहने में मदद मिलती है। नींबू की सुगंध वाली ये घास एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और विटामिन से भरपूर है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। इसमें कई पोषक तत्व हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, ये सारे पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। लेमन ग्रास का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और ये सब तो आपने देखा है कि कैसे फेमस लाल जी चुस्की भर भर के लेमन ग्रास चाय पी रहे थे। और तो और दोस्तों, इसका इस्तेमाल सूप बनाने में भी हो सकता है और इसका पेस्ट सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैडम जी, बताइए, महापुरुष लोग हमारे घास की रोटी खाते थे और आज की दुनिया में लेमन ग्रास की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ? वैसे हम ना अपने किसान बहन भाइयों को ये जरूर बोलेंगे कि जो जमीन में खेती करते हैं उसका 20% बचा के रखें ऐसी औषधीय पौधों के लिए। अरे वाह, क्या बात है फेमस लाल जी। कभी कभी आप भी ना वैसे समझदारी की बात कर ही लेते हैं। श्रुति जी, फेमस लाल जी हम लोगों के साथ रहकर समझदार हो गए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे लगता है आप लोग ना हमको बहुत बेवकूफ समझते हैं। हाँ, अब देखिएगा आप लोग, हम सोहन लाल है ना जो चाय वाला हमारे गांव में, उसको जाके लेमन ग्रास टी देंगे ताकि हम कभी भी गांव जाएं तो लेमन ग्रास टी पी पाएं। वाह वाह, क्या बात है। तो देर क्यों कर रहे हैं, अभी फोन घुमाइए और बताइए सोहन लाल जी को। जी। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फेमस लाल जी। जी मैडम जी। एक बात कहना चाह रहे थे आपसे। अरे बोलिए ना मैडम जी। अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं मैडम जी। आप कब से कहना चाह रहे थे कि आप ना कुछ ऐसा काम कीजिए कि नाक नहीं कटवाना पड़े। हाँ, हाँ, हाँ। अरे आप सुपनका की तरह काहे हंस रही हैं? नाक कटवा के ही मानेंगी का? वाह, क्या बात है फेमस लाल जी, आप शूर्पणखा के बारे में जानते हैं।
तो चलिए बताइए कि उनकी नाक किसने काटी थी? अरे कितना आसान सा इजी सा सवाल है, बताइए। अरे लक्ष्मण जी ने काटी थी। सही जवाब। तो चलिए अब ये बताइए जी। कि उनकी नाक कहाँ कटी थी? अब हम बताते हैं, बताइएगा मत, देखिए बताइएगा, बहुत टैलेंटेड सवाल है, हम टैलेंटेड भी हैं। बताओ बताओ। आप टैलेंटेड? वो कटी थी, हाँ, दूरदर्शन पे जब रामायण आता था वहां कटी थी मैडम जी, देखिए। अरे अब बोले तो बताइएगा मत। कमाल करते हैं फेमस लाल जी। डीडी जगह पूछ रही है और आप है कि हमें दूरदर्शन के रामायण में लेके चले गए। दीदी आप हम सबको बताइए कि वो जगह कौन सी है और उसका महत्व क्या है। जी बिल्कुल, जगह के बारे में बताऊंगी भी और आप लोगों को दर्शन भी करवाऊंगी। अरे वाह। फेमस लाल जी, आपके पाप भी धुलवा दूंगी। जय श्री राम। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलती हूँ महाराष्ट्र के शहर नासिक। नासिक कहें या नाशिक, महाराष्ट्र का एक शहर है जो मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शहर हिंदू तीर्थ यात्रियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नासिक में पवित्र गोदावरी नदी तट पर बहुत सुंदर सुंदर घाट हैं। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें से एक नासिक का गोदावरी तट है। नासिक में लगने वाला कुंभ मेला सेहस के नाम से जाना जाता है। तपोवन कथाओं के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी जगह पर राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश की थी। इसके कारण लक्ष्मण ने यहीं पर शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ने के पीछे का कारण भी यहाँ घटी घटना ही मानी जाती है। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नासिका यानी नाक काटे जाने की वजह से यह क्षेत्र नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरे वाह मैडम जी, आज हमारे सारे पाप धुल गए और हमको ये भी पता चल गया कि लक्ष्मण जी ने जो नाक काटी थी माने नासिका, हाँ। उसी पे उस जगह का नाम नासिक पड़ा। अरे वाह। दीदी जी, अरे आपने हमको इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंशन नॉट फेमस लाल जी। हाँ धन्यवाद तो देना ही होगा, जानकारी के साथ साथ पाप भी धुल गए आपके। ऐसी ही खूब सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में छटाक भर खुशी। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। हम तीनों की ओर से नमस्कार। नमस्कार।